नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का 700 लोगों का परिवार बनाने के लिए, आरजीएस एकेडमी पर विश्वास जताने के लिए। हाँ, बाकी कल कुछ मेरे यहाँ के स्थानीय ग्रेजुएशन करने वाले लड़के मिले थे, तो उन्होंने पूछा सर यूट्यूब पे आपकी क्लास चलती है? मैंने कहा हाँ चलती तो है, लेकिन जो भी क्लास चलती है यूपीपीएससी या आरओ टीएसटी पीएचडी और टेट पेट के लिए चलती है। तो उन्होंने कहा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ हिस्ट्री तो पढ़ाना ही है। तो उन्होंने कहा सर कुछ पार्ट्स हिस्ट्री के पढ़ा दीजिए, कुछ समझा दीजिए कि कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ तक लिखने की बात है तो आपको नंबर अच्छे तभी मिलेंगे। देखिए, मेरा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, साइकोलॉजी और अंग्रेज़ी सब्जेक्ट था मेरा। तो हिस्ट्री में जब यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया तो मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, और हिस्ट्री ने मुझे भी बहुत परेशान किया। उन बच्चों का कहना था कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत परेशान कर, मतलब वही है, एक कहावत है कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में याद और सुबह सफ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप कहने का मतलब है कि अगर ठीक ढंग से पहली बात तो रुचि उसमें जगाइए और उसको समझने का प्रयास करिए। हिस्ट्री एवरग्रीन सब्जेक्ट बोला जाता है और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही अच्छे नंबर उठते हैं इसमें, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि ठीक है, लिखना कैसे मैं समझा दूंगा, और इसीलिए मैंने हिस्ट्री का ऐसा नहीं मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने 4-5 वीडियो बना करके डाला हुआ है और एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने शुरुआत करी है। तो आज मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रस्तर युग या पाषाण काल जिसको कहते हैं, लेकिन हम प्रस्तर युग को नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, आज की हमारी क्लास जो स्पेशल होने वाली है वो कहने का मतलब क्या है कि जैसे वही है कि आप रेलगाड़ी पर बैठ गए हैं या बस में बैठ गए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका गंतव्य स्थल कौन सा है या जाना कहाँ है। तो प्रस्तर युग को समझने से पहले प्रस्तर युग के इतिहास को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो कि प्री और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है। बाकी एकेडमिक जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, बीए या एमए कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत आईएमपी क्लास है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तर युग या जिसको हम पाषाण काल कहते हैं, प्रस्तर युग या जिसको हम कहते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को समझने से पहले हमें पाषाण काल के इतिहास को समझना होगा कि चूंकि पाषाण काल कहा क्यों जाता है, और पाषाण काल वही मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि पाषाण काल को समझने से पहले, चूंकि इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगा करके इसके इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, मतलब इतिहास को जानते हैं। लेकिन कोई लिखित साक्ष्य, सबसे बड़ी बात है कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। तो इसके लिए हम कैसे इसको जानने का प्रयास करते हैं, क्या इसका इतिहास रहा है, थोड़ा सा इसमें चलेंगे जो आपको मेंस में भी काम करेगा और प्रीलिम्स में भी काम करेगा। तो प्रस्तर युग से पहले सबसे पहले हम लोग चलेंगे, एक हमारा होगा कालम उत्खनन। ठीक है, उत्खनन की विधियां बहुत ही आईएमपी है, एकेडमिक वाले भी ध्यान देंगे, और जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही वीआईएमपी क्लास होने जा रही है। तो देखिए, क्योंकि पाषाण काल के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह उत्खनन की गई सामग्री के आधार पर ही हम पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके भौतिक मतलब जैसा भी जीवन रहा हो उस पर हम अभी जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे पहले हमको जानना ही जरूरी है कि उत्खनन जो किया गया है, उत्खनन की विधियां कौन कौन सी हैं, किस विधि के द्वारा उत्खनन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, या उस सभ्यता के ज्ञान के लिए हमें कौन सी विधि, किस विधि द्वारा उत्खनन किया गया और उस सभ्यता का ज्ञान प्राप्त किया गया, ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। तो इसके लिए देखिए, पहले जो है पाषाण काल के बारे में जानकारी नहीं थी। लगभग आप कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में जाकर के वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। उसके पहले कुछ उत्खनन से कुछ वस्तुएं प्राप्त की गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे हमें उसका कोई मतलब नहीं निकला और ना ही उसमें विद्वानों का कोई इंटरेस्ट रहा है, रुचि रही है। तो जो उत्खनन शुरू किया गया उसको हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में
20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन प्रारंभ किया गया। उत्खनन प्रारंभ किया गया। ठीक है। अब उससे भी पहले देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हमको ये जानना है कि उत्खनन जो किया जाता है वो एक विज्ञान के तहत किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान। क्या बोलते हैं, हमारा दूसरा फैक्ट होगा पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY। अब एक वन लाइनर फैक्ट है, पुरातत्व विज्ञान को क्या कहा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात है कि एक चीज बहुत ही कॉमन फैक्ट है कि जितने भी आर्कियोलॉजी जो शब्द आया है ये भी शब्द यूनानी या लैटिन भाषा से आया हुआ है। तो बड़ी मजेदार और रोचक चीज है, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं सब यूनानी या लैटिन भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई, उन शब्दों की। तो ये जो आर्कियोलॉजी है, तीसरा फैक्ट देखेंगे हम लोग, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों, एक है आपका, पहला है आर्कोइस, ARCHAEOIS प्लस लोगोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, आर्कियो का मतलब हो गया पुरातन, ठीक है, प्लस अध्ययन। तो ए वाला फैक्ट भी आपको, आर्कियोलॉजी किस भाषा से आया हुआ है, आर्कियोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा, आर्कोइस प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है पुरातन अध्ययन या पुरातन ज्ञान। ठीक है, तो पुरातन, पुरानी चीजों का जो अध्ययन करे वही क्या है, आर्कियोलॉजी है। अब ये वाला फैक्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि ये जो उत्खनन की दो विधियां हैं, दोनों विधियों की तरफ चलेंगे। उसके पहले सबसे पहले चलेंगे हम लोग एक बहुत ही फेमस मतलब इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार, जिनका नाम है मार्टिमन व्हीलर की तरफ चलेंगे। इनका नाम आपको सैदो सभ्यता तक मिलता रहेगा। मार्टिमन व्हीलर के अनुसार कई सारे इतिहासकार हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सबके बारे में नहीं जानना है, सबको नहीं पढ़ना ना, तो एग्जाम में पूछता है। हमको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इनकी परिभाषा, इन्होंने जो कहा है ये IMP है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मार्टिमन व्हीलर ने क्या कहा, ये पुरातत्व विज्ञान के बारे में उन्होंने क्या कहा, किससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने कहा कि पुरातत्व केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता, पुरातत्व केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता बल्कि मानव को भी खोदता है। बड़ी गजब की परिभाषा है। मार्टिमन व्हीलर की पुरातत्व विज्ञान के बारे में बड़ी ही अच्छी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि पुरातत्व जो है केवल वस्तुओं को नहीं खोदता है, यानी पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत हम सिर्फ खुदाई करके वस्तुओं को ही नहीं प्राप्त करते बल्कि मानव को भी खोदता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मानव से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी चीजें प्राप्त होती हैं, यहाँ तक कि नरकंकाल भी प्राप्त होते हैं, तो
हर चीज की जानकारी हमको पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत मिल जाती है। ठीक है, अभी तो आगे चलते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक और बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड के अनुसार, गार्डन चाइल्ड का भी कथन बहुत ही अयोग्य है। इन्होंने कहा पुरातत्व के बारे में कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का ज्ञान पुरातत्व है। हम लोग सिर्फ दो इतिहासकार के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग शुरू से चलते हैं। प्रस्तर युग और पाषाण काल पे भी नहीं गए हैं। प्रस्तर युग पाषाण काल को समझने से पहले हमको पुरातत्व विज्ञान को समझना होगा। ठीक है ना, जैसे पहले पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत सबसे उसका मेन हथियार क्या होता है? उत्खनन। ठीक है, इजी टू मॉडरेट भी हो जाइए कि पुरातत्व विज्ञान का सबसे मुख्य जो सामग्री है या हथियार है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन जाएगा उत्खनन है। क्या है? उत्खनन है। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो वैज्ञानिक तरीके से या तकनीकी उत्खनन में तकनीकी का इस्तेमाल कब से शुरू किया गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा 20वीं शताब्दी में। ठीक है, कब? 20वीं शताब्दी में। अब जो है पुरातत्व विज्ञान को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। और ये आर्कियोलॉजी इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपका ऑप्शन जाएगा यूनानी भाषा। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, आर्गोइस और लोगोस, जिसका मतलब होता है पुरातन, अध्ययन या ज्ञान। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पुरातत्व के बारे में दो इतिहासकार बहुत ही अय्यपी हैं, आपके सामने निकल कर के आते हैं। एक मार्टिन व्हीलर जी हैं, ठीक है, और एक गार्डन चाइल्ड जी हैं। दोनों लोगों का नाम आपको सैंडल सभ्यता में मिलने सुनने को खूब अच्छी तरह से मिल जाएगा। इन्होंने क्या कहा या इनका क्या योगदान रहा है हड़प्पा सभ्यता में, ये भी बहुत ही अय्यपी है। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो मार्टिन व्हीलर ने कहा पुरातत्व के केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता बल्कि मानव को भी खोदता है। किसका कथन है? आपका ऑप्शन जाएगा पुरातत्व केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता बल्कि मानव को भी खोदता है। इनके कहने का मतलब क्या है कि समझिए इसको कि पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत खुदाई से, ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जिन वस्तुओं का हम पता लगाते हैं या जिन वस्तुओं को हम पाते हैं, तो केवल वस्तुओं का ही हमको अध्ययन नहीं करना होता है। ठीक है, वह कह रहा है कि मानव को भी खोदता है। मानव को भी खोदने का मतलब क्या है? वस्तु और मानव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानव के बारे में भी हमको जानकारी उपलब्ध होती है। मानव के रहन सहन से लेकर के मतलब उनके भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जैसा भी जीवन रहा हो, खान पान, रहन सहन वगैरह वगैरह सबकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। किससे? पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत। बहुत से अस्थि पंजर मिले हैं, कंकाल मिले हैं, इससे हमको मानव के बारे में जानकारी मिलती है कि किस वर्ग के हैं, वो भी विभाजन किया गया, उसके बारे में बताएंगे। अब गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। किसने कहा? गार्डन चाइल्ड का कथन है कि जो भी पुरातत्व मतलब खुदाई के बाद जो वस्तुएं मिलती हैं, जो भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, उनसे जो भी जानकारी हमको मिलती है वही क्या है, उसके माध्यम से जिस मानव क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है वही पुरातत्व विज्ञान है। तो आप इन दो परिभाषाओं के माध्यम से पुरातत्व के बारे में समझ गए होंगे, आशा है अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने कहा ना कि प्रस्तर युग को समझने से पहले सबसे पहले हमें उत्खनन को समझना होगा। कैसे हमने प्रागैतिहासिक मानव के बारे में या प्रस्तर युग या पाषाण काल के मानव के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, वो जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम लोग चलेंगे, अब दोनों विधियों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों विधियों को देखने से पहले हमें एक चीज क्लियर कर लेना है कि देखिए होता क्या है ना कि मानव सभ्यता का इतिहास जो है वो 30 लाख वर्ष पुराना है।
ठीक है। और जो लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं वो अधिक से अधिक 5000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। जैसे इसका पहला फैक्ट जाता है कि लिखित साक्ष्य अधिक से अधिक 5000 वर्ष प्राचीन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है इसी में देखते हैं, जबकि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव का मतलब मानव सभ्यता जो अस्तित्व में आई लगभग 30 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है। इसका क्या मतलब निकल करके सामने आता है, अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। अच्छा देखिए, जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हमको होते हैं वो अधिक से अधिक कितने प्राचीन हो सकते हैं, 5000 वर्ष प्राचीन हो सकते हैं। और मानव का आविर्भाव या मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है वह कब हुआ, पृथ्वी पर लगभग 30 लाख वर्ष पुराना है। अब आप सोच लीजिए कि 30 लाख में से 5000 माइनस कर देंगे, यानी कि केवल जो लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, लिखित अगर बात करें, लिखित या इतिहास, हमको पूरे मानव सभ्यता का जो लिखित इतिहास हमको प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होती है वह केवल 0.001%, मतलब केवल 0.001% ही हमको ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, मतलब जिसका लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त है। बाकी जितनी भी मानव के बारे में जानकारी जो हमको प्राप्त होती है 30 लाख वर्ष प्राचीन, 5000 वर्ष के पहले की बात, मतलब जो बच रहा है समय, तो टोटल उसकी जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है, पुरातत्व विज्ञान से। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पुरातत्व कितना आईएमपी है हमारे लिए या मानव सभ्यता के ज्ञान के लिए, ठीक है ना। फैक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि ये जो दोनों मतलब दो विधियां हैं, तो सबसे पहले दोनों विधियों की अगर बात करें, उत्खनन की विधियों में एक पहला आपका आ जाता है क्षैतिज उत्खनन, सॉरी पहले क्षैतिज पे नहीं चलेंगे, पहले लंबवत पे चलेंगे। लंबवत उत्खनन, दो विधियां हैं, लंबवत है और एक क्षैतिज उत्खनन है। तो पहले लंबवत को पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्षैतिज पे चलेंगे। आपसे क्वेश्चन करेगा कि उत्खनन की कितनी विधियां हैं, ऑप्शन मारिए 1 2 3 4 जैसे देता है, 2 विधियां हैं, ठीक है। या पूछता है कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सी, तो लंबवत और क्षैतिज उत्खनन, ठीक है। अब लंबवत उत्खनन किसको कहा जाता है, लंबवत उत्खनन से हमको जानकारी क्या मिलती है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए लंबवत उत्खनन की अगर बात करें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल एक्सकवेशन। लंबवत उत्खनन, अब लंबवत उत्खनन क्या होता है, लंबवत उत्खनन का मतलब सीधे सीधे हो गया कि किसी भी स्थल की आप खुदाई क्या करते हैं, लंबवत रूप में करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, लंबवत करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत किसी स्थल की खुदाई लंबवत व सीमित क्षेत्र में की जाती है। ये
आईएमपी पॉइंट है। और तब तक की जाती है जब तक कि प्राकृतिक मृदा न प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए लंबवत खुदाई में किसी विशेष स्तर की सीमित खुदाई करी जाती है। जब लंबी खुदाई कर रहे हैं तो सीमित खुदाई होगी ही, सीमित खुदाई होगी, पक्की बात है। और यह तब तक करी जाती है जब तक कि क्या हमको नेचुरल सोल यानी कि प्राकृतिक मृदा नहीं प्राप्त हो जाती है। नेचुरल सोल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी कई स्तरों में बटी हुई है, तो नेचुरल से प्राकृतिक मृदा प्राप्त होने का मतलब ये हो गया कि उसके नीचे माना जाता है कि हमको किसी सभ्यता के अवशेष का मिलना नामुमकिन है, तो खुदाई रोक दी जाती है। उसके ऊपर जो सभ्यताएं मिलती है तो खुदाई करी जाती है। तो इसकी ये विशेषता है, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, लंबवत खुदाई की सबसे बड़ी जो विशेषता है, आगे देखते हैं इसमें, इससे हमको किसी भी सभ्यता का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, प्राप्त नहीं हो पाता। पहला फैक्ट ये हो गया, इससे हमको जानकारी या ज्ञान क्या प्राप्त होता है। इस खुदाई का सबसे मेन फायदा क्या है, इसका सबसे मेन फायदा क्या है कि इससे हमें विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। का ज्ञान प्राप्त होता है। एक इतिहासकार है, उनको देख लेते हैं, मार्टिन व्हीलर। इन्होंने मार्टिन व्हीलर जी ने क्या कहा, इसीलिए मार्टिन व्हीलर ने इसे का मतलब इस विधि को काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा प्रदान की है। संस्कृति मापन की संज्ञा प्रदान की है। आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी लिखने में आसानी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहते हैं तो मेंस लिखना आसान हो जाता है। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए 2 लाइन में या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि क्षैतिज उत्खनन है क्या, तो क्षैतिज उत्खनन में आपको मार्टिन व्हीलर और ये जो इसकी मेन विशेषता, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्या इसकी मेन विशेषता है, वर्टिकल एक्सकवेशन में क्या होता है, लंबवत उत्खनन में इसके अंतर्गत किसी स्थल की खुदाई लंबवत की जाती है। लंबवत की जाती है, आईएमपी फैक्ट और सीमित एरिया में की जाती है, क्योंकि लंबा लंबा खोदा जाता है, ठीक है ना। और तब तक की जाती है जब तक कि नेचुरल सोल हमको प्राप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। और इससे हमको ये सबसे, अब देखिए इससे हमको क्या होगा, इससे हमको किसी भी सभ्यता या संस्कृति की संपूर्ण जानकारी या ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ये वाला फैक्ट आईएमपी है। और ये वाला फैक्ट आईएमपी है क्या, कि इससे हमें विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। कि मार्टिन व्हीलर ने
इस विधि को इसीलिए काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है, इसको आप याद करके रखोगे कि काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा किसने प्रदान की है। तो आपका ऑप्शन रहेगा मार्टियल व्हीलर ने। किस विधि को प्रदान की है? लंबवत उत्खनन को इन्होंने प्रदान की है। लंबवत उत्खनन की विशेषता क्या है? किसी भी क्षेत्र में खुदाई करी जाती है और इससे जो है हमें किसी भी संस्कृति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, हमें उसके कालक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या इजी टू मॉडरेट जाइए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि हमको इससे ये जानकारी प्राप्त होगी कि अगर मान लीजिए लंबवत उत्खनन कर रहे हैं तो हो सकता है कि कई मानव सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो जाए। या ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए खुदाई कर रहे हैं हम ऐसे, तो यहाँ तक हमको हो सकता है कि पाषाण काल के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। फिर यहाँ थोड़ा नीचे आने पर हो सकता है कि हमको नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा ना सभ्यता, तो मान लीजिए सबसे नीचे जो है हमको पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ताम्र सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे करके हमको जानकारी प्राप्त होगी। उनके कालक्रम के निर्धारण के लिए सबसे मेन भूमिका निभाएगा वो लंबवत उत्खनन निभाएगा। कि इसका मतलब हुआ कि किसी सभ्यता के लोग कब आए और कब उनका विनाश हुआ, इसके बारे में जानकारी हमको किससे मिलेगी? इस लंबवत उत्खनन से। कब आए और कब गए, मतलब कब उनका विनाश हुआ, अगर इसके बारे में हमको जानना है तो हम किससे जानेंगे? लंबवत उत्खनन द्वारा जानेंगे। क्योंकि कालक्रम की जानकारी प्राप्त होती है, पूरी सभ्यता का विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विस्तृत ज्ञान प्राप्त न होने का मतलब क्या है कि हमें उस सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भौतिक, इन सब चीजों की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। सिर्फ इतना हमको क्या प्राप्त होती है कि भैया किसी सभ्यता के लोग कब आए और कब उनका विनाश हुआ, बस यही प्राप्त होता है। तो लंबवत उत्खनन की यही विशेषता है, इतना आपको याद करके रखना है। आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे आप यूपीएससी देने जाओ, चाहे यूपीएससी देने जाओ, चाहे आप आरओ देने जाओ, चाहे आप टीजीटी देने जाओ, चाहे आप पीएचडी देने जाओ, हम कह रहे हैं एकेडमिक के अगर है आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही आईएमपी है। कैसे लिखा जाना चाहिए आपको कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लंबवत उत्खनन को हमने देख लिया। लंबवत उत्खनन से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं भाई क्षैतिज उत्खनन की क्या विशेषता है। क्षैतिज उत्खनन, अब हम देखेंगे क्षैतिज उत्खनन क्या है। क्षैतिज उत्खनन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि क्षैतिज उत्खनन, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसको हमको देखना है। अब सबसे पहले ये जानिए कि भैया क्षैतिज उत्खनन होता क्या है। क्षैतिज उत्खनन, जैसे उसमें लंबवत उत्खनन में हम लोग लंबी लंबी खुदाई कर रहे थे और सीमित दायरे में कर रहे थे, लेकिन इस उत्खनन में क्या, सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा कि इस विधि में किसी स्थल की खुदाई, सीमित क्षेत्र में न करके विस्तृत क्षेत्र में की जाती है। विस्तृत क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, तथा संपूर्ण सभ्यता के बारे में
के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पूरा ज्ञान का मतलब हो गया कि उस समय के मानव की सामाजिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, धार्मिक दशा कैसी थी, राजनीतिक दशा कैसी थी। कहने का मतलब क्या है, अब इसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए, इस विधि में किसी स्थल की खुदाई किसी सीमित दायरे में न करके पूरे विस्तृत एरिया में की जाती है। मतलब इसमें खुदाई कैसे करी जाती है, ऐसे करी जाती है, ठीक है। और किसी भी सभ्यता या संस्कृति के बारे में जो हमको जानकारी उभर करके सामने आती है, वो उसकी संपूर्ण जानकारी उभर करके सामने आती है। लंबवत उत्खनन में कालक्रम की जानकारी मिलती थी कि कब लोग आए, कब लोग गए, ठीक है। लेकिन इसमें हमें किसी सभ्यता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि मानव जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी मानव का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक कैसा था, ठीक है। मतलब उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब जानकारी हमको, खान पान, खेल कूद, मतलब सबकी जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो हमको कौन सी उत्खनन विधि अपनानी पड़ेगी, क्षैतिज उत्खनन विधि अपनानी पड़ेगी। क्योंकि इससे हमको उस समय के मानव सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कैसे, मतलब उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या जो भी जीवन था कैसा था। तो क्षैतिज उत्खनन यही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। और लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन का अंतर क्या होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक, फिर वही मार्टिन व्हीलर जी आएंगे। मार्टिन व्हीलर जी ने क्या कहा, मार्टिन व्हीलर के अनुसार मार्टिन व्हीलर के अनुसार किसी संस्कृति का सर्वाधिक परिचय प्राप्त करने के लिए किसी पूरा स्थल का संपूर्ण उत्खनन अथवा ऐसे करिए, अथवा विस्तृत भाग की खुदाई ही क्षैतिज नहीं, भाग की खुदाई करना। अच्छा देखिए, मार्टिन व्हीलर क्या कर रहे हैं, किसी संस्कृति का सर्वाधिक परिचय प्राप्त करने के लिए किसी पूरा स्थल का संपूर्ण अथवा विस्तृत भाग की खुदाई करना ही क्षैतिज उत्खनन है। तो व्हीलर जी के बारे में, व्हीलर जी की परिभाषा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका क्या। फिर से एक बार देखते हैं, इन्होंने क्या कहा, कहते भैया किसी संस्कृति या सभ्यता, जो भी संस्कृति या सभ्यता रही हो, अगर उसका सर्वाधिक या संपूर्ण परिचय प्राप्त करना हो तो किस विधि का प्रयोग करना होगा, हमको क्षैतिज विधि का प्रयोग करना होगा। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि किसी संस्कृति का सर्वाधिक परिचय प्राप्त करने के लिए किसी भी पूरा स्थल
के संपूर्ण अथवा विस्तृत, उसके पूरे संपूर्ण अथवा विस्तृत भाग की खुदाई करना ही क्षैतिज उत्खनन है। इसका उद्देश्य क्या है कि उस सभ्यता से संबंधित सारी जानकारी हमको मिल जाए। सभी जानकारी का मतलब क्या है कि उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या जो भी जीवन था, कैसा था, सब कुछ हमको इसी खुदाई से प्राप्त हो जाती है। मार्टिन व्हीलर का कथन से भी ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि ये जो क्षैतिज विधि है, एक फैक्ट है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने तक्षशिला के सिरकप टीले की खुदाई करके पार्थियन सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलिए, दूसरा फैक्ट भी बहुत आईएमपी है। अगर पूछे कि क्षैतिज उत्खनन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया सर जॉन मार्शल जी ने किया था। किन्होंने किया था? सर जॉन मार्शल जी ने किया था। और कहां पे? ऑप्शन में आपका तक्षशिला भी दे सकता है, क्योंकि तक्षशिला के समीप एक स्थल है सिरकप टीला था, उसी की खुदाई करी थी। और किस काल के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की थी या किसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा पार्थियन सभ्यता के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करी थी। ठीक है ना। तो क्षैतिज उत्खनन और लंबवत उत्खनन का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं। व्हीलर जी का कथन था, व्हीलर जी कहते हैं, व्हीलर के अनुसार किसी सभ्यता के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी के लिए दोनों विधियों का प्रयोग आवश्यक है। बहुत ही आईएमपी चीज कही थी। व्हीलर जी का कहना था कि भाई अगर हमको किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसके संपूर्ण चीज के बारे में सब कुछ जानना अगर है, तो हमको एक विधि केवल लंबवत उत्खनन या क्षैतिज उत्खनन पर डिपेंड नहीं रहना होगा, हमको दोनों विधियों का प्रयोग लाना होगा। व्हीलर जी का कहना था कि हमको दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करना होगा, क्षैतिज उत्खनन का भी प्रयोग करना होगा, क्षैतिज विधि का भी, और किस विधि का? लंबवत विधि का भी। तो किसने कहा था? व्हीलर जी ने कहा था कि अगर किसी सभ्यता के बारे में अगर हमको संपूर्ण और सब कुछ जानकारी चाहिए, तो हमको दोनों प्रकार की विधियों से उत्खनन कार्य उस स्तर का करना होगा। तो लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ परिभाषाओं के, कुछ लोगों के, कुछ इतिहासकारों के कथन के साथ मैंने इसको पूरी तरह से समझा दिया है कि क्षैतिज उत्खनन से आपको क्या जानकारी मिलेगी और लंबवत उत्खनन से आपको क्या जानकारी मिलेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिर्फ इतना जानिए, क्षैतिज उत्खनन से जैसे मान लीजिए अगर क्षैतिज उत्खनन करते हैं तो हमको क्या जानकारी प्राप्त होगी? उस सभ्यता के कालक्रम या संस्कृति के काल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कब किसी सभ्यता के मानव कब आए, कब बसे और कब चले गए या कब उनका विनाश हुआ। अब उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वगैरह जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब अगर इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, सामाजिक, आर्थिक यानी सब कुछ जानना है उनके बारे में,
रहन सहन, खान पान, धार्मिक वगैरह सब सारी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमको किस उत्खनन विधि का सहारा लेना होगा? तब क्षैतिज उत्खनन विधि का सहारा लेना होगा। यानी कि उनके आने से लेकर के उनके जाने तक, यानी उनके विनाश से लेकर के कैसे रहे, क्या क्या यूज किया, सब कुछ अगर जानना है तो हमको दोनों विधियों का प्रयोग करना आवश्यक है। व्हीलर का कथन एकदम सत्य है। अगर दोनों विधि का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे तो किसी भी सभ्यता का ज्ञान या जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो दोनों विधियां IMP हैं और दोनों विधियों में क्या अंतर है आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एकेडमिक वाले भी, मैंने कहा ना कि एकेडमिक वाले भी इन चीजों को ध्यान देंगे किसी भी चीज को, इसीलिए मैंने प्रस्तरिक को पढ़ाने से पहले मैंने इसको बताना जरूरी समझा था। ठीक है, तो सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब एक चीज और हम करते हैं, व्हीलर जी का एक कथन है, बड़ा ही मजेदार चीज है, बहुत ही एक वाक्य से उन्होंने दोनों विधियों को समझा दिया है। पहले तो उन्होंने कह दिया, बता दिया कि भैया किसी सभ्यता के बारे में अगर हमको सब कुछ जानना है तो दोनों विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उनकी एक उन्होंने जो कहा था बहुत ही अच्छी बात कही थी, उनका कथन बहुत ही IMP है, बड़ा अच्छा लगा मुझे, यह आपको समझने के लिए भी आवश्यक है। क्या बोलते हैं व्हीलर जी कहते हैं, इनका पूरा नाम मार्टिमन व्हीलर है। सेंट्रल सभ्यता में आपको इनका नाम मिलेगा, खूब मिलेगा। अच्छा, मार्टिमन व्हीलर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लंबवत उत्खनन, गाड़ी के बिना समय सारणी है, ठीक है। दूसरी बात मतलब इसी में उन्होंने क्या कहा, और क्षैतिज उत्खनन, समय सारणी के बिना, रेलगाड़ी या गाड़ी है। क्या मजेदार बात कही थी मार्टिमन व्हीलर जी ने। तो सबसे पहले ये बात किसने कही थी, देखिए इसको आपको याद करके रखना है। किसने कहा था कि लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना समय सारणी है और क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना रेलगाड़ी है। इनकी परिभाषा से आप लोग इनका मतलब निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि लंबवत क्षैतिज उत्खनन को इन्होंने कैसे जोड़ा है गाड़ी और समय सारणी से। इजी टू मॉडरेट को जाइए कि गाड़ी और समय सारणी से किसने दोनों विधियों को जोड़ा है, गाड़ी प्लस समय सारणी, गाड़ी प्लस समय सारणी से दोनों विधियों को किसने जोड़ा है, तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा, मार्टिमन व्हीलर जी ने जोड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि भैया जैसे आप रेलगाड़ी में बैठ गए, ठीक है, और उसकी कोई समय सारणी नहीं है या समय सारणी है तो रेलगाड़ी ही नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्षैतिज और उत्खनन दोनों विधियां मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक ही। कहने का मतलब हाँ, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि डिब्बे प्लस रेल, डिब्बे प्लस इंजन, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि रेलगाड़ी प्लस पटरी, मतलब इनका दोनों का यही आपसी संबंध है।
कहने का सिर्फ इतना मतलब उनके निकलता है कि दोनों ही जरूरी है, दोनों विधियां जरूरी है। एक बात पीछे मैंने बताया, मार्टिन वीलन जी ने कहा था कि अगर किसी सभ्यता के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो हमको दोनों विधियों को प्रयोग में लाना होगा। तो ये वाली बात इनकी आपको याद करके रखनी है। किसने कहा है कि लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना समय सारणी है और क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना रेलगाड़ी है। और गाड़ी या कह सकते हैं इजी टू मॉडल गाड़ी और समय सारणी से दोनों उत्खनन विधियों को किसने जोड़ा था? आपको ऑप्शन रहेगा मार्टिन वीलन जी ने जोड़ा था। इनके कहने का मतलब काम को बस इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, कहने का मतलब क्या है कि दोनों विधियां ही जरूरी है। अगर हमको किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो दोनों विधियों का प्रयोग जरूरी है। ठीक है, इनके कहने का यही मतलब था। तो आज की क्लास फिलहाल हम यही पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग चलेंगे सीधे सीधे प्रस्तर युग की तरफ। उत्खनन विधि हमने जान ली, कैसे उत्खनन किया जाता है, और कुछ इतिहासकारों के विचारों को जान लिया जो एग्जाम के लिए IMP है। तो ये वाली क्लास मैंने प्री प्लस में दोनों को दृष्टिकोण में रखते हुए चलाई है। ठीक है, और एकेडमिक जो है जिनको प्रॉब्लम होती है, एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे सीधे अगली क्लास में प्रस्तर युग में। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको हिस्ट्री में मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, या किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। चाहे आप एकेडमिक हो, चाहे आप UPPSC की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप TGT की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप PGT की तैयारी करने वाले हो। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर होगा, सीधे से चलेंगे पाषाण काल की तरफ। और पाषाण काल से पूरा डिटेल ट्रिक के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ, फैक्ट के साथ साथ पूरी चीज कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह से पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 700 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, जल्दी से 1000 आपको पूरे करिए। लाइव क्लास चलाना है, लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो थोड़ा आमने सामने रहेंगे और भी मजा आएगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।